हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, हिस्ट्री और इसका सिस्टम, जो डिफरेंट सिस्टम है बायोलॉजिकल सिस्टम के, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें और भी जो वीडियोस पढ़ी हैं फर्स्ट चैप्टर की उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपको जो है इससे पहले वाला चैप्टर अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इस चैप्टर में है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं, उनको डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे हमें सिमिलरिटीज़ देखने को अगर मिले किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला और उसमें उसके जो फीचर्स हैं वो किसी बर्ड के फीचर्स के सिमिलर है, यानी उसमें बीक है, विंग्स है, ये सब देखने को मिल रहा है, तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे और एविस ग्रुप में यानी बर्ड्स के ग्रुप में रख देंगे। कोई हमें ऑर्गेनिज्म मिला जिसमें जो रेप्टाइल्स यानी स्नेक के जैसा दिख रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को अगर वो स्नेक के जैसा दिख रहा है, उसके स्केल्स हैं उसके स्किन पे, और वो रेंग रेंग के चल रहा है यानी क्रॉलिंग कर रहा है, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम रेप्टिलिया ग्रुप में रख देते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे होते हैं, अलग अलग ग्रुप में रख रहे होते हैं। इसका पर्पस क्या है? ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को हम जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से आइडेंटिफाई कर लें, उसको पहचान लें। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी एंड कन्वीनियंट, यानी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने में, उसके ऑर्गेनिज्म के फीचर्स के बारे में समझने में आसानी होती है। और हेल्प टू इस्टेब्लिश द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अगर उनका आपस में रिलेशनशिप बताना है कि ये किस तरह से आपस में रिलेटेड है ऑर्गेनिज्म, तो इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में समझने के लिए आसानी होती है अगर हम क्लासिफिकेशन करना जानते हैं। तो क्लासिफिकेशन के कुछ पर्पज़ हैं, जैसे इजी आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म का आसानी से पहचाना जा सकता है ऑर्गेनिज्म को। दूसरा स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना आसान हो जाता है, उसके बारे में पढ़ना। और नेक्स्ट है हेल्प टू इस्टेब्लिश द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इसका जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको समझना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल, जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं अरिस्टोटल, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन दिया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया था। तो इन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था, कुछ जो जिनमें ब्लड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ब्लड होता है जिन ऑर्गेनिज्म में, उनको एक ग्रुप में रखा था एनीमिया में, और जिनमें ब्लड ग्रुप नहीं था तो उनको अनएनीमिया में इन्होंने रखा था। तो ऐसे तरह के दो ग्रुप इस तरह के बनाए थे इन्होंने, अरिस्टोटल ने। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है अरिस्टोटल ने किया था। नेक्स्ट है कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है, यानी फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया था? कैरलस लीनियस ने। तो कैरलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज डन बाय स्वीडिश साइंटिस्ट कैरलस लीनियस। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन, और इसके बाद ड्रॉबैक्स, यानी जो क्लासिफिकेशन कैरलस लीनियस ने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने बताया था कि क्या होता है कि एनिमल्स को या जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से कोई भी लिविंग बीइंग है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दो पार्ट हैं हमारे, एक पार्ट है किंगडम प्लांटी और एक है किंगडम एनिमेलिया। इस तरह से दो पार्ट बनाते हैं जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये कैरलस लीनियस ने ये सिस्टम दिया था, लेकिन इसकी कुछ कमियाँ थी। सबसे पहले क्या कमी थी? जब इन्होंने प्लांट किंगडम बनाया तो उस प्लांट किंगडम में इन्होंने बैक्टीरिया को भी रख दिया था। तो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और इनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यानी इनकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप की होती है। पुराने जो जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो उस टाइम पे जो कोशिकाएं थी, जो सेल्स थी, तो उनके जैसी होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना सेल ऑर्गेनेल होता है ना न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह की जो सेल्स थी ये
बैक्टीरिया में देखने को मिलती हैं। और यूकैरियोट्स जितने जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स, हम लोग यूकैरियोट्स हैं। हम लोग में जो सेल्स होती हैं ये वेल डेवलप्ड होती हैं, इनमें सेल ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस है, सब कुछ देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस था बैक्टीरिया और अदर प्लांट्स और एनिमल्स में। तो इन्होंने बैक्टीरिया को प्लांट के साथ एक ही ग्रुप किंगडम प्लांटी में रख दिया था। तो ये इस सिस्टम का एक ड्रॉबैक था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कैरलस लीनियस ने दिया था, इसका ये ड्रॉबैक था। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स केप्ट इन द सेम ग्रुप, फंगस वर आल्सो प्लेड विद प्लांट्स। तो हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ को इन्होंने साथ साथ रख दिया, यानी फंगस और जो फंजाई होते हैं, यानी फंजाई जो हैं ये डेड ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, ठीक है, उन पे ग्रो करते हैं। ये कोई लकड़ी होगी, गीली लकड़ी होगी या कोई डेड बॉडी सड़ गल रही होगी, तो उस पर ये जो है ग्रो करेंगे और चीज़ों को सड़ा गला के ये अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, फंगस जो है। तो फंगस हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, दूसरी चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, ये अपने लिए फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस में ये ग्लूकोज बनाते हैं, वो ग्लूकोज ये खुद बना रहे होते हैं। तो इस तरह से ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स को इन्होंने एक ही कैटेगरी में रख दिया। किंगडम प्लांटे में इन्होंने प्लांट्स को भी रखा और फंगस को भी रखा, जबकि फंगस क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, इनको दूसरे से अपना फूड चाहिए होता है। तो ये भी एक कमी थी कैरलस लीनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म केप्ट इन द सेम ग्रुप, यानी इन्होंने प्लांट्स, जैसे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं अभी, तो प्लांट ग्रुप में मल्टी सेलुलर प्लांट भी थे, बड़े बड़े प्लांट, ट्रीज वगैरह, ठीक है, नीम, पीपल, बरगद। और इसी तरह से प्रोटोजोआ भी थे। प्रोटोजोआ जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो यूनिसेलुलर है। तो इन्होंने एक ही किंगडम में इनको रख दिया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये इन्होंने एनिमल्स के साथ एनिमल किंगडम में इन्होंने डिफरेंट एनिमल्स जैसे मंकीज हैं या इंसेक्ट्स हैं, तो इन सब के साथ ये मल्टी सेलुलर है, इनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। और प्रोटोजोआ होते हैं, उनमें सिंगल सेल होती है, अमीबा, पैरामीशियम, तो इन्होंने एनिमल के साथ जो है प्रोटोजोआ को रख दिया। नेक्स्ट है सम लोअर ऑर्गेनिजम्स हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनको प्रॉपर ग्रुप नहीं मिल पाया। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें एनिमल के कैरेक्टर भी होते हैं और प्लांट के कैरेक्टर भी होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर ग्रुप नहीं मिल पाया। जैसे यूग्लिना को प्रॉपर ग्रुप नहीं मिल पाया। यूग्लिना एनिमल का कैरेक्टर भी शो करता है, यानी दूसरे से अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है, और जब लाइट अवेलेबल होती है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। तो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने प्रॉपर किसी एक कैटेगरी में प्लेस करना सही नहीं था, तो इन्होंने उसके लिए कोई अलग ग्रुप भी नहीं बनाया और इसको प्लांट की कैटेगरी में रख दिया यूग्लिना को, जबकि ये दोनों नेचर दिखा रहा होता है, प्लांट और एनिमल दोनों के नेचर शो कर रहा होता है। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन की कमियां थी। नेक्स्ट है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है अर्न्स्ट हैकेल ने दिया था। ये सिस्टम जो है वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है अर्न्स्ट हैकेल, इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो थ्री किंगडम में क्लासिफिकेशन में क्या था कि जैसे पहले दो किंगडम बने थे, एक किंगडम बना था किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमेलिया। तो इन दोनों किंगडम से एक नया किंगडम इन्होंने बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको अर्न्स्ट हैकेल ने एक अलग किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया, इंक्लूड कर दिया। अब इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स देखे कि क्या क्या कैरेक्टर हैं और किस बेसिस पे इन्होंने नया किंगडम जो इन्होंने प्रोटिस्टा बनाया उसमें किस तरह से प्लेस किया, वो हम देखते हैं। तो पहला है वॉल्ड एंड वॉललेस ऑर्गेनिज्म, यानी इन्होंने ये देखा कि सेल्स में अमीबा या पैरामीशियम जो भी है तो उसमें वॉल है या वो सेल वॉल है या उसमें सेल वॉल नहीं है। तो इन्होंने ये चीज़ देखी पहले कि प्लांट से अगर अलग करें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल वॉल वाला कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल वाला कोई ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट से अलग ना हो जाए, यानी प्लांट्स के जैसे जिसमें फीचर है वो प्लांट्स किंगडम प्लांटी में रहे, प्लांट के ग्रुप में रहे। तो इन्होंने देखा कि वॉल है या नहीं, अगर वॉल नहीं थी, वॉललेस था, तो उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी सेम इन्होंने वही गलती जो कैरोलस लीनियस ने की थी, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ को एक साथ रख दिया। फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉफ अपना फूड खुद से बना लेते हैं जैसे प्लांट्स होते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को इन्होंने एक साथ रख दिया अर्न्स्ट हैकेल ने। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस और माइसीरियल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले, जिनमें एक सेल होती है इनकी बॉडी में। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, जैसे अमीबा एक सेल से हम उसको बनाते हैं, जब इसका डायग्राम बनाते हैं उसमें एक सेल होती है। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं फिलामेंटस, उनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, कई सारी सेल एक फिलामेंट बना रही होती है। तो
इस तरह की भी देखने को मिलते हैं, यूनिसेलुलर देखने को मिलते हैं, फिलामेंटस देखने को मिलते हैं, या फंगस वगैरह माइसीलियल देखने को मिलते हैं। तो उनको उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया अर्नस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा में। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर तो थे लेकिन कुछ प्लांट से जैसे थे और कुछ के अंदर जो है फीचर थे, फंगस वाले फीचर थे। तो इन्होंने प्रोटिस्टा में जब यूनिसेलुलर को रखा तो उसमें भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहे थे। तो ये भी एक ड्रॉबैक था अर्नस्ट हैकेल के 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। अब ये जो अर्नस्ट हैकेल का 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें जो इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा बनाया इसको बोलते हैं डस्टबिन ऑफ प्लांट किंगडम या डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग किंगडम से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर थे वो इन्होंने इसमें रख दिए किंगडम प्रोटिस्टा में। इसीलिए किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें प्लांट भी देखने को मिलते हैं और प्लांट के जैसे फीचर भी दिखा रहे होते हैं, एनिमल के जैसे फीचर भी दिखा रहे होते हैं और बैक्टीरिया के जैसे भी फीचर दिखा रहे होते हैं, फंगस के जैसे भी फीचर दिखा रहे होते हैं। तो हर तरह के फीचर, हर तरह का नेचर ये दिखा रहे होते हैं। यानी अलग अलग ग्रुप से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को लाके किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो ये इसका एक कमी थी, एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने दिया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हर्बर्ट एफ कोपलैंड, ये साइंटिस्ट का नाम है। और इस क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। फंजाई स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटे, यानी जो किंगडम प्लांट है तो इसमें फंजाई को इन्होंने इंक्लूड कर लिया। अभी भी प्लांट के लिए फंजाई के लिए इन्होंने अलग से कोई ग्रुप नहीं बनाया। तो ये इसकी कमी थी इनके। इन्होंने 4 ग्रुप बनाए थे, पहले 3 ग्रुप थे। इससे पहले कैर्लोस लिनियस ने तो 2 ग्रुप बनाए थे, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद अर्नस्ट हैकेल आए, अर्नस्ट हैकेल ने किंगडम प्रोटिस्टा एक और ग्रुप बना दिया। हर्बर्ट एफ कोपलैंड आए तो इन्होंने एक और ग्रुप बना दिया, किंगडम मोनेरा। तो किंगडम, सबसे पहले किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्लांटे, फिर किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा। ये 4 ग्रुप हो गए, इस तरह से 4 किंगडम हो गए। लेकिन फंजाई को कोई अलग ग्रुप नहीं मिल पाया। फंजाई अभी भी किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्लांटे में रखा जा रहा था। तो ये इसकी कमी थी, ड्रॉबैक थी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की। फिर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था। आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1669 में। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसके 5 कैरेक्टर्स हैं। क्या क्या मतलब किस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि कोई सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अगर यूकैरियोटिक है तो उसको यूकैरियोटिक सेल्स के ग्रुप में रखेंगे, प्रोकैरियोटिक है तो अलग ग्रुप में रखेंगे। जैसे इन्होंने एक अलग नया ग्रुप बना दिया था किंगडम फंजाई, और पहले से किंगडम मोनेरा चला आ रहा था। तो प्रोकैरियोट का ग्रुप होता है किंगडम मोनेरा। तो उसमें जिसमें भी प्रोकैरियोटिक फीचर दिखता था जिसकी सेल में, जिस ऑर्गेनिज्म की, तो उसको आर.एच. विटेकर जो थे किंगडम मोनेरा में रख देते थे। और बाकी जिनमें यूकैरियोटिक कैरेक्टर देखने को मिलता था फिर उनको किंगडम फंजाई या प्लांटी या एनिमेलिया या प्रोटिस्टा में डिवाइड कर रहे होते थे। इसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यानी ये क्या देखते थे कि जो किसी का बॉडी स्ट्रक्चर है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, यानी उसमें सिंगल सेल है या बहुत सारी सेल है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से क्या कर रहा है, अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है। यानी वो खुद से अपना फूड बना रहा है। जैसे प्लांट होते हैं वो खुद से अपना फूड बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। और अदर एनिमल जैसे हम लोग हैं तो हम लोग हेटरोट्रॉफ होते हैं, हम लोग अदर जो है प्लांट्स वगैरह से अपना फूड ले रहे होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, सेक्सुअल एंड देयर मोड्स। यानी इन्होंने देखा कि ये रिप्रोडक्शन किस तरह से कर रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो डिवाइड करके अपने किसी बॉडी पार्ट से अपनी संतान जो अपनी ऑफस्प्रिंग्स बना देता है, तो इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल 2 पार्टनर की जरूरत पड़ती है, 2 ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, एक मेल हो एक फीमेल हो। वो आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं और अपना ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, अपनी संतानें बनाते हैं। और भी अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके रिप्रोडक्शन के। तो इन्होंने ये देखा आर.एच. विटेकर ने कि कौन सा टाइप रिप्रोडक्शन का देखने को मिल रहा है, उसके बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी ऑर्गेनिज्म के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है, यानी वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। तो इसके बेसिस पे भी उन्होंने डिवाइड किया
लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से अलग अलग ग्रुप में इन्होंने प्लेस किया। और इनका जो आर एस विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये क्या था कि इन्होंने किंगडम मोनरा बनाया था, किंगडम प्लांटी पहले से था, किंगडम प्रोटिस्टा ये पहले से था, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया। तो इन्होंने किंगडम फंजाई बनाया था, ठीक है, किंगडम फंजाई जो इन्होंने बनाया था, मोनरा ने किंगडम फंजाई इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किंगडम मोनरा की। मोनरा में क्या है? मोनरा इंक्लूड्स द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्रोजीनोट। यानी मोनरा क्या होते हैं? मोनरा जो होते हैं, यानी इनको हम बैक्टीरिया ही बोलते हैं। तो ये जब अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ, जब अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, तो उस टाइम पे, यानी जब पृथ्वी पे जीवन बना, उस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले बने, ये वो ऑर्गेनिज्म है मोनरा, या इनको हम बोलते हैं मोनरल्स या बैक्टीरिया। तो ये सबसे पहले बने और बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, बहुत सिंपल लिविंग बीइंग थे। इनको प्रोजीनोट भी कहा जाता था उस टाइम पे, प्रोजीनोट। प्रोकैरियोटिक मोस्टली सिंगल सेल्ड विद अ फ्यू कॉलोनियल फॉर्म। यानी ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनकी सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, कोई सेल ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलता, और सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी सिंगल सेल होता है, एक सेल होती है। जनरली बैक्टीरिया जो हम लोग देखते हैं तो सिंगल सेल होते हैं, एक ही एक सेल होती है, लैक्टोबैसिलस एक सेल होगी, स्ट्रेप्टोकोकस एक सेल, और वो कॉलोनी बना के रह सकते हैं, अपना ही फिलामेंटस फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन होते यूनिसेलुलर है विद अ फ्यू कॉलोनियल फॉर्म्स। ठीक है, कॉलोनी बना के भी रहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस का, डिप्लोकोकस का, तो कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं ये, लेकिन ये होते क्या? सिंगल सेल होते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एक्सेप्ट आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। हालांकि आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये कुछ एक्सेप्शन है जिसमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती। जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मोनरस होते हैं, तो इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये मोनरस जो होते हैं, ये अर्थ के लगभग हर प्लेस पे पाए जाएंगे, हर हैबिटाट में कहीं भी आप चले जाइए ये बैक्टीरिया, इस तरह के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। बॉटम ऑफ ओशंस, बिलो द आइसबर्ग्स एंड हॉट स्प्रिंग्स, यानी समुद्री गहराई में और आइसबर्ग्स में, जैसे हम लोग माउंटेन वगैरह पे जाते हैं वहाँ पे आइस होती है, पोल्स पे जाते हैं वहाँ पे आइस होती हैं, तो उनके भी नीचे देखने को मिलेंगे। और जो सी वेंट्स होते हैं, जैसे जब हॉट स्प्रिंग्स जैसे होते हैं, माउंटेन साइड हॉट स्प्रिंग्स हो गए, तो जिसमें गर्म पानी आ रहा होता है, तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं जिनमें गर्म पानी आ रहा होता है, झरने होते हैं, तो इनमें भी ये बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे जो हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं। तो इस तरह के बाकी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बैक्टीरिया लगभग हर जगह, चाहे वो समुद्र हो या पहाड़ पे बर्फ़ हो या हॉट स्प्रिंग्स हो, तो इन सब में ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। इसको हम इसीलिए कॉस्मोपॉलिटन भी कह देते हैं कि ये हर जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया एशियंट लिविंग फॉसिल्स भी इनको कहा जाता है, एशियंट लिविंग फॉसिल्स, यानी ये अभी भी देखने को मिलता है आर्कीबैक्टीरिया। ये इतने पुराने हैं, लाइफ की ओरिजिन के समय से हैं, अर्थ पे बिलियन ऑफ ईयर्स पहले से हैं, और अभी भी ये देखने को मिलते हैं आर्कीबैक्टीरिया जो हैं, और इनमें कोई चेंजमेंट उस तरह का नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के, फाउंड इन मोस्ट हार्श कंडीशन, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन यानी एक्सट्रीम कंडीशन वगैरह में पाए जाते हैं, जिसपे और कोई अदर ऑर्गेनिज्म ना मिले। तो आर्कीबैक्टीरिया, असल में मोनरा को ही हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, दो ग्रुप में, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो ये आर्कीबैक्टीरिया जो है प्रिमिटिव बैक्टीरिया है एक तरह से। पेप्टिडोग्लाइकन इज एब्सेंट इन सेल वॉल, यानी इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। टॉलरेंस टू एक्सट्रीम कंडीशंस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्रांच लिपिड चेन इन द मेम्ब्रेन, इनकी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड चेन की ब्रांच होती है, यानी जो लिपिड होते हैं उसकी ब्रांच चेन कह सकते हैं हम लोग। लिपिड एक मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो इसकी ब्रांच चेन देखने को मिलेगी लिपिड की। तो इसकी वजह से ये अलग अलग कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में जिसमें अदर ऑर्गेनिज्म का रहना मुश्किल हो, ये सर्वाइव कर लेते हैं आर्कीबैक्टीरिया जो है। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल कंटेन्स प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। तो इनकी सेल वॉल में प्रोटीन होता है और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड होता है, यानी इनकी जो सेल वॉल होती है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन तो है नहीं, तो उसकी जगह क्या होता है, प्रोटीन और
पॉलीसेकेराइड देखने को मिलेगा, लेकिन सेलुलोज नहीं होगा। तो पेप्टिडोग्लाइकन और सेलुलोज नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन और कुछ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं सिंपल टाइप के। ये इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है 16S rRNA, राइबोसोमल आरएनए। 16S टाइप का राइबोसोमल आरएनए होता है। और ये राइबोसोमल आरएनए का जो स्ट्रक्चर है 16S राइबोसोमल आरएनए का, आरएनए हम जानते हैं 3 टाइप के आरएनए, 3 तरह के आरएनए होते हैं। राइबोसोमल आरएनए, आरएनए जिसको बोलते हैं, एक होता है ट्रांसफर आरएनए tRNA, और एक होता है मैसेंजर आरएनए mRNA। तो rRNA जो है राइबोसोमल आरएनए, ये इसमें 16S टाइप का होता है, और इस तरह का आरएनए हमें दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सिमिलैरिटीज विद यूकैरियोटिक सेल, यानी ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनकी और यूकैरियोटिक सेल की क्या क्या सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। पहला है हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होता है जैसे कभी भी हमें धागा लपेटना होता है तो हम उसको एक रील के ऊपर, एक पाइप के ऊपर, जो पाइप आती है एक पेपर वगैरह की या दफ्ती की बनती है, तो उसके ऊपर हम उसको लपेट रहे होते हैं, कॉइल कर रहे होते हैं। तो उसी तरह से जो हमारे अंदर डीएनए है, हमारे सेल्स में डीएनए वो बहुत लंबा है, तो वो उतना लंबा डीएनए हमारी बॉडी में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, हमारी बॉडी में आ नहीं पाता। तो इसके लिए क्या है कि डीएनए को क्या किया गया, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल किया गया। हिस्टोन प्रोटीन रील की तरह एक काम करते हैं सपोर्ट के लिए उसके, तो उससे वो उसके चारों लिपट जाता है। डीएनए जो होता है इसके चारों, हिस्टोन के चारों लिपट जाता है और एक कॉइल बना लेता है। जैसे जो थ्रेड कॉइल आते हैं, थ्रेड रोल आते हैं, ठीक है, सिलाई वगैरह में जो काम आते हैं, तो उस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा डीएनए जो होता है वो हमारे बॉडी पे एक सिंगल सेल में भी आ जाता है। तो इसलिए हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोट, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होते हैं। अगर हिस्टोन प्रोटीन ना हो तो हमारा डीएनए काफ़ी लंबा हो जाए, ठीक है, इतना लंबा हो जाए कि अगर डीएनए को यहाँ से हम लोग लेके जाएं पृथ्वी से तो सूरज तक चला जाए और कई चक्कर लगा ले, इतना लंबा डीएनए हो जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है इसमें 10⁻14 सेल्स यानी 10⁻14 सेल्स होती हैं, और हर सेल में 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। तो 2 × 10⁻14 यानी बहुत ज़्यादा लंबाई रहती है डीएनए की। तो ये डीएनए जो होता है असल में ये खुला नहीं पड़ा रहता, ये एक रील जैसे स्ट्रक्चर या एक कहते हैं ऊन का गोला, तो उस तरह से स्ट्रक्चर से ये लिपटा रहता है। इसलिए ये हमारी बॉडी में एक सेल में भी आ जाता है इतना सारा डीएनए। सेकेंड है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रेजेंट। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में भी हिस्टोन प्रोटीन होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए, 2 से 4 डीएनए, इस तरह से डीएनए बन रहे होते हैं। क्योंकि जब किसी को ऑफस्प्रिंग बनाना होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑफस्प्रिंग बनाना होता है, किसी सेल को डिवाइड करना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए बनाने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ऑफस्प्रिंग में डीएनए भी तो जाएगा, जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स का डीएनए ही तो उनके ऑफस्प्रिंग में जाता है। ये चीज़ आप जेनेटिक में अच्छे से पढ़ेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा अलग अलग तरह का, और वो अलग अलग काम करेगा। ट्रांसलेशन से प्रोटीन बन रहे होते हैं, प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी में ज़्यादा हिस्सा ये प्रोटीन से ही तो बना है, तो जो कुछ भी हमें दिख रहा है प्रोटीन ये सब है। कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी में यूज़ होता है, ज़्यादातर हिस्सा जो है मसल्स वगैरह जो होती हैं प्रोटीन होती हैं। तो ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनते हैं। तो ये चीज़ प्रोकैरियोट में भी होती है कि उसमें भी डीएनए डिवाइड कर रहा होता है, 1 से 2, 2 से 4 डीएनए बन रहा होता है। ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए भी बन रहा होता है और प्रोटीन भी बन रहा होता है। नेक्स्ट है मोनोसिस्टोनिक ओपेरॉन प्रेजेंट, यानी प्रोकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक ओपेरॉन पाए जाते हैं, और इस तरह के ओपेरॉन में यूकैरियोट में भी देखने को मिलेंगे। मोनोसिस्टोनिक यानी एक सिस्टोन वाले, जिन पे एक जगह पे ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन होता है या वहाँ से प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है नॉन सल्फर मीडियम, मिथेनोजेंस ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये कुछ ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो बिना सल्फर वाले मीडियम में रहते हैं, जैसे मिथेनोजेंस हो गए और हेलोफाइल्स हो गए। तो ये कुछ बैक्टीरिया मिथेनोजेंस और हेलोफाइल्स जो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, नॉन सल्फर मीडियम में, यानी जहाँ पे सल्फर ना हो। और ये आर्कीबैक्टीरिया यानी मिथेनोजन क्या होते हैं, अगर हम मिथेनोजन की बात करें तो जहाँ पे ये मीथेन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी काउडंग में हो सकते हैं, और काउडंग गोबर वगैरह में, या कैटल मवेशी जो होता है उसके रूमिनेंट्स में देखने को मिलते हैं मिथेनोजेंस। गोबर गैस गाँव में बनाई जाती है, गोबर गैस वगैरह बनाई जाती है, तो उसमें गोबर गैस के जो सिलेंडर होते हैं उसमें ये मिथेनोजेंस मिलाए जाते हैं। ये जो होते हैं मिथेनोजेंस, ये मवेशी यानी कैटल के आंतों में पाए जाते हैं। तो ये मिथेनोजेंस जो है मीथेन बना रहे होते हैं। तो जब लाइफ का ओरिजिन हुआ, जिस टाइम पे लाइफ बनी, तो उस टाइम पे इस तरह के मिथेनोजन थे जो मीथेन वगैरह प्रोड्यूस करते थे, मीथेन गैस बनाते थे।
और ये पूरी तरह से एनारोब होते हैं, ये ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते। और जब हमारी लाइफ बनी थी, ये लाइफ का ओरिजिन हुआ था, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने थे जब, तो उस टाइम पे भी फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, तो इसलिए ये एनारोब जो हैं ये सर्वाइव कर पाए। तो इसका एग्जांपल है मिथानोबैक्टीरियम और मिथानोकोकस, ये दो इसके एग्जांपल है मिथानिजन्स के, मिथानोबैक्टीरियम और मिथानोकोकस। नेक्स्ट है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो होते हैं ये फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, यानी ये क्या कर रहे होते हैं, ये रेस्पिरेशन तो कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होती तो ये बिना ऑक्सीजन के भी काम चला लेते हैं और रेस्पिरेशन कर सकते हैं। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एरोब्स और एनारोब्स, एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक जो होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर लेते हैं, और जो एनारोबिक होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अब्सेंस में सर्वाइव करते हैं, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दूसरी गैसेज होंगी तो उसमें वो सर्वाइव करेंगे। तो हेलोफाइल्स जो होते हैं ये सॉल्ट लविंग होते हैं हेलोफाइल्स, यानी ये ऐसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा होगा। सॉल्ट कहाँ पे ज़्यादा होता है, सीज में बहुत ज़्यादा होता है, समुद्र में, ओशन में सॉल्ट बहुत होता है। इसके अलावा जो सॉल्ट लेक्स होती हैं, लेक्स वगैरह, उनमें सॉल्ट बहुत होता है, मार्शेस में सॉल्ट बहुत होता है। तो जहाँ जहाँ पे सॉल्ट डेल्टा साइड जो एरियाज होते हैं, सुंदरबन डेल्टा वगैरह, तो ये मैंग्रोव वगैरह, तो यहाँ पे भी सॉल्ट बहुत होता है। तो ये सब हेलोफाइल्स जो होते हैं ये वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, और हेलोबैक्टीरियम, हेलो इसका एग्जांपल है हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, ये दो बैक्टीरिया हैं जो हेलोफाइल्स होते हैं, यानी सॉल्टी प्लेसेस पे पाए जाएंगे। नेक्स्ट है हॉट सल्फर स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफिल्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, एग्जांपल थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस। ठीक है, तो ये हॉट सल्फर स्प्रिंग में देखने को मिलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो या इससे पहले जो बैक्टीरिया थे वो सल्फर, बिना सल्फर वाले मीडियम में रह रहे थे, यहाँ पे नॉन सल्फर मीडियम जो थे जहाँ पे सल्फर नहीं था, यानी ऐसी जगह जहाँ पे सल्फर नहीं था वहाँ पे वो देखने को मिल रहे थे। अब ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये हॉट सल्फर स्प्रिंग में होते हैं, यानी जहाँ पे सल्फर होगा, जिस हैबिटाट में सल्फर होगा वहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। थर्मो एसिडोफिल्स फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है थर्मो एसिडोफिल्स, ये एक टाइप है इसका, यानी ये हाई टेम्परेचर पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा एसिडिटी में रह सकते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे या बहुत ज़्यादा हाई एसिडिटी पे दूसरे बैक्टीरिया या दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं रह सकता, लेकिन ये रह लेते हैं। तो थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे हाई एसिडिक मीडियम में रह लेते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, यानी ऑक्सीजन नहीं भी अगर मिलेगी तो ये सर्वाइव कर लेंगे, दूसरी चीज़ों से अपना रेस्पिरेशन कर लेंगे, तो दूसरी गैसेस से अपना रेस्पिरेशन जो होता है वो कर लेंगे। इनका एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस, ये दो एग्जाम्पल है, थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस इसका एग्जाम्पल है हॉट सल्फर स्प्रिंग का। इसके बाद है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आने वाली हैं उसकी भी अपडेट आपको टाइम पे मिल सके और वीडियो लेक्चर्स आप अटेंड कर सकें। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इससे पहले के लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे पढ़े हुए हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर के लिविंग वर्ड के, तो उसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसको भी जल्दी से देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।